तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, आज यहीं से फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन आपको बताएंगे। यहीं से लोग अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। काफी भीड़ भाड़ होती है, लोग अपने अपने काम में निकल गए और हम दोनों भी अपने काम में लग गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव और मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। जी हाँ, यहाँ पे दीपिका अभी सुबह सुबह तो तस्वीर बहुत ही अलग नजर आ रही है, क्योंकि सड़कें आपको देखिए शांत थोड़ी दिखेगी। हालांकि आपको रेलवे स्टेशन के पास थोड़ी भीड़ दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा दीपिका, वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब मुंबई भागती दौड़ती बिल्कुल स्पीड में नजर आएगी। तो यहाँ से स्पीड में हम खबरें भी दिखाएंगे, आगे तमाम खबरें होंगी। शुरुआत करते हैं फिलहाल फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की। बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मुंबई की तस्वीर तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीएसटी हो या बीएमसी हेडक्वार्टर, इसकी तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। लेकिन पहले रुख कर लेंगे बिहार का। अब देखिए, बिहार में शराबबंदी है। बिल्कुल, तो शराब तो मिलनी नहीं चाहिए, नहीं मिलनी, लेकिन एक तस्वीर जो सामने आई है, आप इसे देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ शराबबंदी होने के बावजूद शराब की तस्करी की जा रही थी। कार में जुगाड़ कर पूरा कारोबार जो है, रैकेट जो है, वो चल रहा था दीपिका। इसीलिए कहते हैं कि बिहार में गजब ही कुछ होता रहता है। ये पूरा मामला दरअसल गोपालगंज का बताया जा रहा है, जहां पर तस्करी के लिए तस्करों ने एक गजब का अंदाज निकाला है। कैसे ये सब कुछ किया गया और कैसे ये लोग पकड़ में आए, देखिए रिपोर्ट में। शराब तस्करी की इस कहानी को समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। देखिए, शराब तस्करी के लिए कितना गजब का दिमाग लगाया गया था। इस गाड़ी के इंच इंच को मॉडिफाई कर शराब भरी गई थी। हेडलाइट, बैकलाइट और लोहे के तहखाने में शराब के टेट्रा पैक छिपा कर रखे गए थे। लेकिन गोपालगंज एक्साइज पुलिस ने चेक पोस्ट पर इस तस्करी का पर्दाफाश कर दिया। शराब की तस्करी के लिए गाड़ी की छत पर गुप्त खाना बनाया गया। इसके अलावा इंजन में भी शराब छिपा कर रखे गए थे, जिसे पकड़ पाना नामुमकिन था। लेकिन पुलिस ने हैंड स्कैनर मशीन के जरिए लोहे के तहखाने के अंदर छिपा कर रखे गए शराब को भी पकड़ लिया। बलथरी चेक पोस्ट पर जो बोलेरो गाड़ी है, उसके द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। तो उसी आलोक में जो है वो वहाँ की टीम जो है बलथरी की, वो गई थी, वहाँ जांच कर रहे थे जलालपुर रोड में। तो सबके आधार पे एक बोलेरो को रोक के जब देखा गया, तो उसमें तहखाना बना के शराब की तस्करी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने सत्येंद्र यादव नाम के यूपी के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिससे तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस उम्मीद जता रही है कि इससे जिले में शराब की तस्करी में कमी आएगी। तो श्वेता, देखा और सुना करते थे, बीएमसी की बिल्डिंग वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन खबर नोएडा से आपको बताएं, जहां पर एक ऐसे गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, खुलासा किया है, जो एक जीएसटी फर्म फर्जी बना करके सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे थे, जिसमें से 4 लोगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। और कैसे इस गोरख धंधे का पता चला दीपिका, क्या कुछ बरामद पुलिस ने किया है, पूरा मामला क्या है, कैसे ये रैकेट चला रहे थे एक तरीके से, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए करोड़ों रुपए के जीएसटी फ्रॉड करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये लोग फर्जी कंपनी बनाकर हर रोज करीब 1 करोड़ रुपए तक का फर्जीवाड़ा करते थे। इस गोरख धंधे के लिए जालसाजों ने 250 से ज्यादा फर्जी फर्म बना रखे थे। नोएडा पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी निशांत अग्रवाल की तलाश जारी है। ये सभी आरोपी फर्जी ई-वे बिल बनाकर सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर सैकड़ों कंपनियों की डिटेल, लैपटॉप, दर्जनों मोबाइल फोन, पेन ड्राइव, 2 दर्जन से ज्यादा सिम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई में अब हलचल काफी तेज हो चुकी है। देखिए, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई अपने अपने काम में अब लग चुका है। काफी अनोखे लोग हैं यहाँ के। लेकिन ओडिशा से एक अनोखी खबर सामने आई है, वो आपको बताएं, जहाँ पर शिक्षा विभाग की न सिर्फ पोल खुली है, बल्कि सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े हुए। अच्छा, उड़ीसा में देखिए एक ऐसा स्कूल है, आप इमेजिन कीजिए, केवल एक ही क्लास में 2-2 क्लास के, मतलब एक कमरे में 2-2 क्लास के छात्र एक साथ पढ़ रहे हैं। मतलब एक साइड एक क्लास चल रही है, दूसरी तरफ दूसरी क्लास चल रही है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे टाइम नहीं, ये पहला मामला मुझे लगता है सामने आया है। उड़ीसा के किस जिले से ये खबर है और क्यों छात्र जो है मजबूर है एक ही कमरे में 2 क्लास चल रही है उसमें बैठने के लिए, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए।
देश मंगल मिशन को फतेह कर रहा है, सूर्य से आंखें मिला रहा है और शिक्षा व्यवस्था का आलम देख लीजिए। ये तस्वीरें उड़ीसा की हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। क्लासरूम सिर्फ एक है, लेकिन इस क्लासरूम में 2 टीचर हैं और स्टूडेंट तो 3 क्लास के हैं। रह गए न दंग? तो आप इस ब्लैक बोर्ड पर गौर फरमाइए। देखा आपने, इस क्लासरूम में 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्र पढ़ते हैं। बात सिर्फ इस क्लास की नहीं है। अब इस तस्वीर को देखिए। इस क्लासरूम में भी एक ही ब्लैक बोर्ड पर 2 क्लास की पढ़ाई हो रही है। आप देख सकते हैं क्लासरूम में 2 टीचर्स हैं। एक 9वीं के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और दूसरी 10वीं के छात्र को। बता दें कि ओडिशा के कंधमाल जिले के दारिंगबाड़ी में ये स्कूल है। ब्लॉक की कसाबसा की सरकारी विद्यालय से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है, जहां पढ़ाई तो 10वीं तक के छात्रों की होती है, लेकिन क्लासरूम सिर्फ 2 हैं, जहां 5 क्लासें चलती हैं। बाकी बच्चे क्लासरूम से बाहर ही पढ़ने को मजबूर हैं। दीपिका, बात सियासत की कर ले, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सस्पेंस अभी तक बरकरार है। आज भी तय नहीं हो पाया। हम सोचते हैं रोज सुबह हम दर्शकों को कुछ बताएंगे, बड़ी खबर बताएंगे कि ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये है एमपी के मुख्यमंत्री, लेकिन आज भी नहीं। लेकिन अभी भी अभी भी बैठकों का दौर जारी है। मुझे लगता है आला कमान के ऊपर प्रेशर है। वसुंधरा राजे जिस तरीके से दिल्ली पहुंची, और भी कई नाम सामने आ रहे हैं, तो 2024 को देखना होगा। लोकसभा का चुनाव है और यही देखते हुए मुझे लगता है आला कमान बैठक कर रही है और डिसाइड करेगी कि कहीं नुकसान 2024 में उठाना ना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए आपसी सहमति मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के बन पाए। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष और वसुंधरा राजे के बीच एक मीटिंग हुई दिल्ली में, क्योंकि हमने बताया था कि वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची है। अध्यक्ष के साथ जब मीटिंग हुई तो क्या बातचीत हुई, क्या कोई सहमति बन पाई? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान में किसका होगा राज तिलक? चुनाव के फैसले आने के 100 घंटे बाद भी इस सवाल का हल नहीं निकल पाया है। घमासान जारी है। इधर गुरुवार को वसुंधरा राजे बीजेपी हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंची। उधर बेटे दुष्यंत सिंह पर रिजॉर्ट में विधायकों को जबरदस्ती रोकने का आरोप लगा। क्या इसके बाद भी वसुंधरा सीएम रेस में रह पाएंगी? इस पर बात करने से पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के झालावाड़ की हैं, जहां वसुंधरा के समर्थकों ने उन्हें सीएम बनाने के लिए यज्ञ और पूजा की। तो वहीं दिल्ली में वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात क्यों हुई, ये भी जान लीजिए। आला कमान में इस बात को लेकर के नाराजगी थी कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसके बाद से यह भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को दिल्ली तलब किया गया था। बता दें कि नड्डा और वसुंधरा राजे में करीब 80 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान वसुंधरा ने अपना पक्ष रखा। मसलन रिजॉर्ट वाले मामले से उनका कोई लेना देना नहीं। रिजॉर्ट प्रकरण को गलत ढंग से पेश किया गया। विधायकों से वसुंधरा की मुलाकात करना शक्ति प्रदर्शन नहीं था। साथ ही वसुंधरा ने नड्डा को भरोसा दिलाया कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं। बहरहाल बीजेपी की तरफ से जल्द ही राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो सकती है। राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर के मंथन तो जारी है, लेकिन श्वेता ऐसा नहीं है कि सिर्फ वसुंधरा राजे ही मीटिंग कर रही हैं, बल्कि बाबा बालकनाथ जो कि सीएम की रेस में, वो भी, उनका भी नाम शामिल है। वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबा बालकनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अब मुलाकात की है तो कुछ तो बात हुई होगी, और सरगर्मियां इसीलिए तेज हो चुकी हैं क्योंकि सियासत में कुछ भी यूं ही नहीं होता। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी की तरह राजस्थान में भी एक महंत सीएम की कुर्सी पर बैठेगा क्या? रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बात और मुलाकात का दौर तेज है, और इसी कड़ी में जुड़ा है एक और नाम जो भगवाधारी है। तो क्या राजस्थान में भी एक महंत पर दाव लगाएगी बीजेपी? सवाल इसलिए क्योंकि कुर्सी को लेकर छिड़े घमासान के बीच गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर बाबा बालकनाथ पहुंचे। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सीएम पद पर सस्पेंस के बीच तिजारा से बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि वसुंधरा राजे के अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी सीएम रेस की अटकलों में जोरों से चल रहा है। उनकी तुलना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, क्योंकि बालकनाथ भी योगी की तरह नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं।
बता दें कि राजस्थान में कई बड़े नाम सीएम की रेस में शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से रविवार तक सीएम के फाइनल नाम की घोषणा हो जाएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की ओर से आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की घोषणा हो सकती है। अब देखिए, राजस्थान की हम बात कर रहे थे, अब मध्य प्रदेश की बात कर ले। और क्योंकि दीपिका ने ये कहा ना, हम रोज सोचते हैं कि आज बड़ी खबर आपको देंगे कि ये चेहरा होगा, यही मुख्यमंत्री है, हम आपको बता रहे हैं टाइम्स नाउ भारत पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश में भी रस्साकशी जो है वो जारी है। शिवराज सिंह चौहान को क्या फिर से मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक अलग धुन में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है, जिस सीट में हार मिली है वहां पर जो अपनी लाडली बहनें हैं उन्हें मनाने की वो कोशिश में लगे। तो दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो अपने ही सरकार की योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट देखिए। बुधवार को छिंदवाड़ा गए थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गुरुवार को वो श्योपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ हार को लेकर मंथन किया। शुक्रवार यानी आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राघोगढ़ जाने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश में 163 सीट वाली बम्पर जीत के बाद भी शिवराज सिंह चौहान शांत नहीं बैठे हैं। भला क्यों, ये आप खुद सुनिए। सभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश की जनता डालेगी। सुना आपने, इस बार हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। हर जगह सीएम की कुर्सी पाने के लिए सभी नेता अपना गुणागणित बैठा रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 2024 के लिए मिशन 29 में जुट गए हैं। तो क्या उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद छोड़ दी है या फिर उनको पूरा भरोसा है? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है। ऐसा नहीं है कि एमपी में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी दूसरे प्रदेश से कम रस्साकशी है। वहां भी केंद्र से कई बड़े नेता राज्य के चुनाव में उतरे। 2 मंत्रियों ने अपनी सांसदी और मंत्री की कुर्सी दोनों छोड़ दी। इन सब के अलावा कैलाश विजयवर्गीय का सियासी कद और ये बयान। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी। लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से ही सीएम होगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। सुना आपने, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जहां एक ओर एमपी में मिली जीत के लिए लाडली बहना योजना को श्रेय दिया जा रहा है, तो वहीं विजयवर्गीय ने उस पर ही संदेह जता दिया। मतलब साफ है कि एमपी में भी कुर्सी के लिए घनघोर लड़ाई चल रही है, लेकिन चुपचाप। और छत्तीसगढ़ कहां पीछे रह जाएगा, वहां पर भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, प्रचंड और बहुमत जीत मिली थी, लेकिन वहां पर भी सीएम कौन होगा इसको लेकर के मंथन तो जारी है, लेकिन कुछ भी तय नहीं हो पाया। लेकिन कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के अटकलें काफी लगाई जा रही हैं, जिनमें से एक नाम रेणुका सिंह का भी सामने आया। हाँ, क्योंकि रेणुका सिंह ने देखिए यहाँ आला कमान से मुलाकात की है और जाहिर सी बात है मुलाकात हुई है तो यहाँ पे चर्चाएं भी होंगी। अब चर्चा ये हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी महिला के तौर पर मुख्यमंत्री पद पर रेणुका सिंह को ये मतलब कह सकते हैं कि दी जाएगी ये जिम्मेदारी, क्योंकि ये भी देखिए दांव पेच उसी के लिए हो रहा है 2024 के लिए। बिल्कुल। तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कोई महिला उम्मीदवार हो जिसके हाथों में कमान सौंप दी जाए, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात हुई है, रिपोर्ट देखिए, समझिए राजनीति क्या है। छत्तीसगढ़ में भी सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि इस बार वहां भी बीजेपी बिना किसी चेहरे को आगे किए विधानसभा चुनाव लड़ी और जीती। यही वजह है कि इतनी बड़ी जीत के मिलने के 4 दिन बाद भी असमंजस का दौर जारी है। हालांकि मुलाकातें तेज हैं। गुरुवार को भरतपुर सोनहत सीट से चुनाव जीतने वाली रेणुका सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली। दोनों के बीच ये मुलाकात नड्डा के आवास पर हुई। रेणुका सिंह और जेपी नड्डा के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। सीएम के ऐलान से पहले हुई इस मुलाकात को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो सवाल है कि क्या रेणुका सिंह को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिल सकती है? तो बता दें कि ये असंभव भी नहीं है, क्योंकि रेणुका सिंह एक तो महिला हैं और उस पर भी आदिवासी समुदाय से हैं, मतलब सोने पर सुहागा। इसके अलावा रेणुका सिंह
छत्तीसगढ़ में तेज तर्रार नेता मानी जाती हैं। वो साल 2008 में रमन सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं। इतना ही नहीं, 2019 में सांसद बनी और मोदी 2.0 में भी रेणुका जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री बनी। मतलब ये कि योग्य भी हैं और अनुभव भी। दीपिका, कह सकते हैं हिंदी बेल्ट के ये जो 3 राज्य है जिसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत पाई है, वहां की तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है कि कौन सीएम बनेगा। लेकिन पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की अगर बात करें तो वहां आज शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होना है और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज रहे लाल दुहोमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले। लाल दुहोमा का जो सियासी सफर है वो कैसा रहा, कौन सा अनोखा रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में देखिए। मिजोरम में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM के नेता लाल दुहोमा आज सीएम पद की शपथ लेंगे, तो वहीं कई विधायक भी उनके साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मिजोरम में 40 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव में ZPM ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF को 10, बीजेपी को 2 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा ने गुरुवार को सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले लाल दुहोमा ने आइजोल के राजभवन में राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति से मुलाकात की थी। लाल दुहोमा ने कहा है कि उसकी सरकार शपथ ग्रहण के बाद अगले 100 दिनों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताएं तय करेगी। मिजोरम की अगली सरकार केंद्र से अच्छे संबंध बनाए रखेगी। उनकी पार्टी किसी राजनीतिक समूह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताएं अधूरी परियोजनाओं को पूरा करना है। मिजोरम में 3 दशक बाद कोई नया व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। 74 वर्षीय लाल दुहोमा IPS के तौर पर इंदिरा गांधी की सुरक्षा संभाल चुके हैं। लाल दुहोमा को 1988 में दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया था, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई थी। उनका नाम दल बदल कानून के तहत सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद के तौर पर भी दर्ज है। और चलिए बात उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कर लेते हैं, जिसका आयोजन देहरादून के FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने वाला है, जिसको देखते हुए देहरादून में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने आने वाले हैं। बिल्कुल, 8 और 9 दिसंबर यानी आज और कल जो है यहाँ कार्यक्रम होना है और FRI में आम पर्यटकों की एंट्री जो है वो नहीं रहेगी इन 2 दिन में, जैसे अमूमन होती थी। कार्यक्रम कैसे रहेगा, क्या कुछ इसमें होगा, सब कुछ बताते हैं आपको डिटेल में इस रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज से 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर रात उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव SS संधू भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर एक-एक चीज की जानकारी हासिल की। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने PM नरेंद्र मोदी आज देहरादून पहुंचेंगे। इस समिट में भारतीय उद्योगपतियों के साथ साथ लंदन, दुबई और अन्य कई देशों के निवेशक शामिल होंगे। निवेशक सम्मेलन के पहले 3-4 सत्र होंगे, जिसमें उद्योग और ऑटो, फार्मा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट सेक्टर पर आधारित 4 सत्र होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और देश दुनिया के कई प्रमुख उद्यमी मौजूद होंगे। कई देशों के राजदूत भी इन सत्रों में अपनी बात रखेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत PM मोदी 10:20 पर भारतीय सैन्य अकादमी के हेलीपैड पहुंचेंगे। वहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच PM का स्वागत होगा। PM 10:30 बजे मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। 11:34 पर PM मोदी का संबोधन होगा। उद्घाटन सत्र के दौरान देश के 6 प्रमुख उद्योगपतियों का संबोधन होगा, जो उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं के बारे में अपना विजन रखेंगे। इनमें उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, बाबा रामदेव, सज्जन जिंदल, संजीव पुरी, वनमाली अग्रवाल और चरणजीत बैनर्जी का नाम शामिल है। तो लगातार आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन आप देख रहे हैं और BMC के हेडक्वार्टर की ये बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं। काफी खूबसूरत ये बिल्डिंग है ना दीपिका, और साथ ही साथ है इस स्टैच्यू को जरा देखिए। ये है सर फिरोज शाह M मेहता की स्टैच्यू, जो कि 1873 में म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं वो बनाए गए थे ब्रिटिश काल में ही। आप देखेंगे वहां पर, अगर जूम कीजिए, हम विजय को कहेंगे 1845 to 1950 4 बार म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं वो फिरोज शाह रह चुके हैं। और एक और जानकारी जानती है दीपिका,
बीएमसी जो है ना, हाँ, इंडिया का सबसे रिचेस्ट नगर निगम है। क्या सोचिए बात है। कितना पैसा है बीएमसी के पास। इधर सीएसटी भी है, जरा इसके बिल्कुल, बारे ये में भी। सीएसटी देखिए, ये तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर लोगों की हलचल, जैसा कि हमने जब शुरुआत की थी तब तस्वीर कुछ और थी। ये काली पीली टैक्सी जो कि काफी ज्यादा फेमस है और अब पूरी तरीके से यहाँ की जो रंगत है वो बदलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहीं से आपको अयोध्या लिए चलते हैं, जहाँ पर जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है, जो राम भक्त हैं उनका उत्साह अपने आप में काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। देश के अलग अलग कोनों से जबरदस्त तरीके से जो तोहफे हैं वो राम मंदिर पहुंचाए जा रहे हैं, अयोध्या पहुंचाए जा रहे हैं। अब देखिए, जोधपुर से 1-2 नहीं बल्कि 600 किलो शुद्ध घी अयोध्या पहुंचाया गया। 108 कलश में 600 किलो शुद्ध घी भरकर जो है 27 नवंबर को जोधपुर से निकला था। इस देसी घी का क्या कुछ वहां पर होगा, मतलब अयोध्या में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी। तब तक हम सीएसटी घूम लेते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। इसे लेकर राम भक्तों में न सिर्फ उत्साह है बल्कि इसकी खास तैयारियां भी चल रही हैं। कलश से लदी इन बैलगाड़ियों को देखिए, ये भी प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोधपुर से चलकर अयोध्या पहुंची हैं। 5 बैलगाड़ियों में 108 कलश में देसी गायों का शुद्ध 600 किलो देसी घी रखा गया है, जो राम मंदिर में अखंड ज्योति और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर इस्तेमाल किया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर में स्थित राम धाम गौशाला के संचालक महर्षि संदीपनी खुद देसी घी के 108 कलश को लेकर अयोध्या पहुंचे। 27 नवंबर को प्रातः काल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है। और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। इतना ही नहीं, पूरे अयोध्या में एक उत्साह का माहौल है। अयोध्या इस वक्त राममय हो रखी है। अयोध्या की दुकानों में राम मूर्ति से लेकर लकड़ी के बने राम मंदिर का मॉडल भी लोगों को खूब भा रहा है और दुकानों पर इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। ये वुडन बेस्ड MDF का मॉडल है राम मंदिर का। उसके मतलब उस राम मंदिर के आधार पर ही पूरा डिज़ाइन तैयार किया हुआ है ये। और जब से ये डिसीजन आया है राम मंदिर का और जब से मॉडल का एक वो तैयार हुआ है, मॉडल तैयार हुआ है, तब से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 22 जनवरी को देश ही नहीं विदेशों से भी मेहमान इस उत्सव का गवाह बनने अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में उनके रहने के लिए हाईटेक टेंट भी बनाए गए हैं। सरयू तट के किनारे बने ये टेंट होटल को भी मात देते दिख रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या तैयार है। बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब भव्य राम मंदिर में ये शुभ आयोजन होगा। और देखिए, आज हम आपके लिए काफी वायरल वीडियोस लेकर आए हैं जो कि देख करके आपको भी काफी इंटरेस्ट आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आगे दिखाएंगे खबरें झटपट। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बीएमसी और सीएसटी के बारे में और भी जानकारियां हम आपको आगे अपनी खबरों के साथ भी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।